हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास 12th की अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके आए हैं। और अगली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो अपने पास होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का कम होना। ठीक है, तो इन दिस क्लास वी विल डील विद द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 12th, दैट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हम लोग जो मेनली कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं उनकी डिस्कशन पहले कर लेते हैं। इट मींस कि पहले जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसका एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है, राइट। दूसरा हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि कोई भी सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे वो डिप्रेस होगा, तो उसकी हम बात करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, तीसरे पॉइंट की हम लोग क्या बात करेंगे, एक छोटा सा हम लोग ग्राफ यहां से इंडिकेट करने वाले हैं। अब वो जो ग्राफ होने वाला है बेसिकली वो ग्राफ हमारे पास होगा वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर के ऊपर, एज यूजुअल जैसे हमने वहां पर एक देखा था पिछले लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, वहां पे हमने वेपर प्रेशर वर्सेस एक टेम्परेचर एक ग्राफ दिखाया था और दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या उसके सिमिलर चलता है डेल्टा टीबी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां हमने बात करी थी। तो यहां हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ग्राफ के बाद अगला जो पॉइंट यहां पर हम लोग लेंगे वो लेंगे भाई के एफ, जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे, मतलब ये होता क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके पॉइंट्स वगैरह, इसकी वैल्यूज वगैरह, ठीक है, और इसका यूनिट वगैरह सब कुछ डिफाइन यहां से होगा। नाउ द फाइनल पॉइंट न्यूमेरिकल, ये क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूमेरिकल हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले लास्ट में, एक या दो कुछ एनसीईआरटी के लेंगे हम लोग और कुछ अदर, कुछ मैं न्यूमेरिकल लूंगा। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल यहां पर पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे जरूरी। चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटे से बेसिक से। एज यूजुअल जैसे मैं एक छोटा सा बेसिक स्टार्ट करता हूं। देखो ध्यान से देखो, मैंने दो वेसल ले लिए, इन दोनों वेसल के अंदर यहां तो मैंने प्योर H2O ले लिया और यहां भी मैंने H2O ही लिया है फिलहाल अभी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स, बट इसमें मैंने क्या किया, एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड ऐड कर दिया या सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, नॉन वॉलेटाइल एक सोल्यूट ऐड कर दिया। अब जब इसमें आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो ये बन गया अपने पास सॉल्यूशन। क्या बन गया अपने पास, एक सॉल्यूशन मिल गया अपने को। और ये है भाई प्योर सॉल्वेंट, ये अपने पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं मुझे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें मैंने सिर्फ प्योर वाटर लिया हुआ है और इस वाले वेसल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सॉल्वेंट के साथ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, वो सॉल्वेंट के साथ एक सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यहां पर एक सॉल्यूशन मिल गया अपने को। अब ध्यान से सुनना जरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी, इसका जो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट लिखने वाले हैं, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा दिस इज के एफ नॉट, सॉरी के एफ नॉट जो लिखा था, टी एफ नॉट। क्या लिखेंगे, टी एफ नॉट। तो टी एफ नॉट का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दिस मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ नॉट, राइट। मैंने आपको एक चीज हमेशा पहले से ही मैंने एक लेक्चर में बता दी है अपने, कि नॉट जब भी हम लगाते हैं तो नॉट का मतलब ही क्या हो जाता है, प्योर से मतलब हो जाता है। नॉट का मतलब क्या हो जाता है, प्योर से मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सॉल्यूशंस का जो हम लिखेंगे यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट लिखने वाले हैं दिस इज टी एफ। क्या लिखेंगे, टी एफ लिखेंगे। क्लियर हो गई बात, ये टी एफ नॉट और सॉल्यूशंस का टी एफ, क्योंकि प्योर नहीं है, यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी होगा। अब एक चीज बताओ भैया, इन दोनों में अगर हम एक कॉमन सेंस लगाएं
भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई ना। इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का H2O का BP कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये तो हमको पता ही होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का भाई 0 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है भाई, हमको ये चीज तो पता है, ये तो कॉमन है, बेसिक चीजें हैं, है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमको पता है भाई, इतने डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर हो गई, बर्फ बनती है इतने टेम्परेचर पे, तो ये तो हमको पता थी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज करो यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां पे, सॉल्यूशन वाले केस में। अगर आप सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या होता था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था यहां पे भाई, बढ़ जाएगा। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, वो अब यहां 100 नहीं रहेगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होगा, वो मोर देन 100 से ऊपर चला जाएगा। तो 100 से ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, वी डोंट नो भैया, वो 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, बट वी ऑल नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 से ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, 100 से ज्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना क्या आएगा, कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट उतना क्या होगा, कम, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जब बॉइलिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। जब 100 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट 0 से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे भाई, यहां पर इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0, 0 से कम हो जाएगा। भाई ऊपर बढ़ेगा तो यहां घटेगा भी तो नीचे, समझ में आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिचक 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 घटेगा, नीचे जाएगा, 0 से भी नीचे जाएगा। और 0 से नीचे जाने का मतलब क्या हो गया भाई, डिप्रेशन हो गया, अवनमन हो गया, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो चीज है। जो आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट था, जब उस प्योर सॉल्वेंट में आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या चीज देखी कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही नीचे डिप्रेस भी तो होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो इसी को तो हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां से समझते हैं। सबसे पहले देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है, चलिए इसको समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट becomes equal to vapor pressure of solid state। क्या बोला हमने बोला कि किसी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड और किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, कोई लिक्विड स्टेट है और कोई सॉलिड स्टेट है, उन दोनों का वेपर प्रेशर जब सेम हो जाएगा और वो सेम किसी एक टेम्परेचर पे होगा, और वो जिस भी टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला हमने, एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसी लिक्विड किसी ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है। एक ऐसा तापमान या वह तापमान जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसी ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट। दैट्स इट राइट नाउ। ओके, ये क्लियर हो गया सभी को,
ठीक है। कैसे हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी कि मोर देन 100 होगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी तो कम होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना नीचे जाता है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आती है बात कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सर, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो चलिए यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग जिसको नोट करना तो वो हिंदी में नोट कर सकता है। देखो लैंग्वेज डजंट मैटर, नॉलेज मैटर करती है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, लेकिन जॉब्स के लिए तो फिर लैंग्वेज भी मैटर करती है भाई यार, है ना। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो फिर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, है ना, स्किल्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी। यू हैव टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, सॉरी स्पोकन स्किल एंड राइटिंग स्किल एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन स्किल, कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है ना। आप कोई सामने से कोई चीज बोल रहे हो ना, सामने वाला आपको सुने, आपके आंखों में, आपके चेहरे पे, आपकी बातों में और आपके बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा एक फील आना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसको सुनना चाहिए, है ना, ठीक है। तो एक लेवल आपका होना चाहिए उस तरीके का, कुछ अपने आप को इंप्रूव करो यार, ठीक है, अपने आप पे काम करो। देखो हमने क्या बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? इट मींस कि हिमांक में अवनमन क्या चीज होती है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट on adding a non-volatile solute called depression in freezing point. यार कुछ है थोड़ा ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेस ऑफ अ लिक्विड बोल दो, या फिर डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दैट्स इट, कुछ है थोड़ा ना इस पॉइंट के अंदर। जब किसी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, किसका, सॉल्वेंट का, उसी को हम बोल देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, नो डाउट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है उसी को हम बोल देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे हम इसको ग्राफ से थोड़ा सा डिनोट करें। इतना समझ में आ गया सभी को? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके ग्राफ का। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊं, ये जैसे हमने एज यूजुअल पिछले क्लास लेक्चर में दिखाया था। सपोज इधर हम टेम्परेचर ले लें, ठीक है, और इधर हम वेपर प्रेशर की बात करें। किसकी बात करें? वेपर प्रेशर की। तो सबको पता है कि जो सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है भाई। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड रहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने से वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं। लेकिन प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल होगा, सॉल्वेंट का ही पार्टिकल होगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एज यूजुअल हमेशा मेंटेन रहता है, सॉल्यूशन से ज्यादा रहता है। ये तो हमको पता है ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। दूसरा, सॉल्यूशंस का जो होगा, सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा भाई, सबको पता है सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ उसके नीचे रहेगा, ठीक है, ठीक। तो ये अपने पास आ गया सॉल्यूशंस का। अब सॉल्यूशन में क्या क्या होगा आपको पता है ना। सॉल्यूशन में क्या होगा?
एक तो इसमें होगा अपने पास सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। चलो मैं लिखता नहीं हूं, आप लोगों को पता ही है, लिखने से फिर बार बार बच्चा भी बोलता है कि सर क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या यार, ये सफाई कैसे आएगी काम में है। दिस इज सॉल्यूशन, सफाई चाहिए काम में, ठीक। प्योर सॉल्वेंट एंड नेक्स्ट जो अपने पास ग्राफ बनेगा, जो कर्व जाएगा वो कर्व जाएगा किसका, सॉल्यूशंस का। ये कर्व क्या कहना चाह रहा है, ये कर्व कहना चाह रहा है कि भाई जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है, और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम ले लेते हैं, देखो ये कौन सी स्टेट होगी, ये लिक्विड स्टेट होगी कि नहीं होगी भाई, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में तो होता है, ठीक है। और एज यूजुअल ये भी कैसा होगा, लिक्विड स्टेट पे होगा, होगा दोनों लिक्विड स्टेट पे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ चलिए एक ड्रॉ करते हैं हम इस तरीके से सॉलिड का, जो सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व होगा ना वो एकदम थोड़ा सा शार्प होगा, हाँ इस तरीके से, ठीक है, ठीक। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं कि थोड़ा सा सॉल्यूशंस का भी यहां पर टकराना चाहिए, ऐसे। अब क्लियर है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए मिटा के बना रहा हूं क्योंकि क्लियरिटी आए, बस हो गया, बस चीजें क्लियर आपको पता हो। ये सॉल्यूशन हमने क्या बोला, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा, यस सर, यस सर, लिक्विड स्टेट में होगा सर, बिल्कुल होगा सर, क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो ये जो कर्व है ना वेपर प्रेशर का, ये सॉलिड स्टेट का है, ये किसका है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये लिक्विड के बना दिया दो हमने, और ये एक जो शार्प वाला मैंने बनाया ये सॉलिड का बना दिया मैंने। क्लियर हो गया। अब देखो अभी हमने एक डेफिनेशन लिखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है, जब लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, बोल देते हैं। तो यहां पर ये लिक्विड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, और इनके वेपर प्रेशर यहां पर इक्वल हो रहे हैं। किस टेम्परेचर पे हो रहे हैं, ये इस टेम्परेचर पे इक्वल हो रहे हैं। क्लियर। तो हम इसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए, ठीक, थोड़ा समझ में आ जाए और अच्छे से। तो इसको डॉट डॉट से दिखाओ आप लोग, ये इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट और इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको मैं क्या बोल दूं, टी एफ नॉट बोल दूं। इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे इस प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसके और इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर क्या हो रहे हो, इक्वल हो रहे हो। भाई यहां पर इक्वल हो रहे हैं ना, दिख रहा है साहब आपको, यहां पर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, इस टेम्परेचर को हमने बोल दिया डेल्टा टी एफ। चलो मैं आपको एक, ठीक है, अभी इसका एक और मोटा सा दिखा देंगे। चलो मैं आपको एक बड़ा इसका डायग्राम दिखा देता हूं यार, शायद आपको क्लियरिटी नहीं आ रही हो, लेकिन मैं आपको बड़ा दिखा देता हूं डायग्राम। देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, ये था अपने पास सॉल्वेंट का, एंड दिस इज दिस सॉल्यूशन, एंड दिस इज दिस सॉलिड स्टेट। हमने क्या बोला, ये सॉलिड स्टेट का था अपने पास, ठीक है। नाउ क्लियरिटी बहुत ज्यादा आ रही होगी। ये सॉल्वेंट का है अपने पास, ठीक, प्योर सॉल्वेंट, और इसको हमने बोल दिया लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में होगा भाई सॉल्वेंट, ठीक है। और ये अपने पास सॉल्यूशन का, और ये किस फॉर्म में होगा, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। अभी तो बहुत क्लियर आ रहा होगा आपको, अभी व्यू बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर, क्योंकि इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, ये सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशंस का, और ये किसका होगा, ये जो शार्प एकदम बिल्कुल कट दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट कट दिख रहा है एक तरीके से, तो ये होता है सॉलिड स्टेट का। तो अभी हमने बोला था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे
जिस टेम्परेचर पे इन दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएं, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सॉल्वेंट अपने पास है जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो इस लिक्विड का और इस सॉलिड का इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है और इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा उसको हमने बोल दिया TF नॉट। क्लियर? अब ये भी लिक्विड स्टेट है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन और इस सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कहां पर इक्वल हो रहा है, यहां पे। तो दिस इज TF। अब आप खुद देख लो, अब आप खुद देखो कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है, सॉल्यूशन का कम आ रहा है। तो ये तो हमने कहा था कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां पे लिख दो, ये अपने पास TF। अब इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलेंगे, ये दिस इज कॉल्ड द डेल्टा TF, डेल्टा TF। और डेल्टा TF जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा TF। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई इतनी? तो डेल्टा TF इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उससे माइनस कर देंगे कम वाले को। तो डेल्टा TF इज इक्वल TF नॉट माइनस TF, तो TF नॉट माइनस TF। बात क्लियर हो गई? बात क्या हो गई, क्लियर सी हो गई अपने पास भैया। TF नॉट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा TF से, तो TF का कम हो गया, तो कितना कम हुआ, माइनस कर दोगे। आ गई बात समझ में? तो एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया, डेल्टा TF इज इक्वल TF नॉट माइनस TF। ये डायग्राम समझ में आ गया सभी को? चलिए इरेज करते हैं, अभी इरेज करते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे इसको अभी। ठीक है, फिर बात की बात देखते हैं। चलो अब ध्यान से देखो भाई, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी। अच्छा, मोललता जिसको हम बोलते हैं। एक चीज क्लियर हो गई, ये सेम पिछले लेक्चर की तरह बनने लग गया। अब पिछले लेक्चर में हमने कुछ ऐसा ही किया था, वहां पर TB था, बस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डेल्टा TF इज इक्वल KFM। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत काम आएगा। ठीक है, वेयर डेल्टा TF इज इक्वल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड KF, मोस्ट इंपॉर्टेंट KF। ठीक है, KF क्या होता है यहां से, KF इज इक्वल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, पहला नाम। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, और डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। सो कभी कभी क्या आता है ना कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, भाई ये है क्या, डिफाइन करो इस वैल्यू को। KF क्या चीज है उसको डिफाइन करो। तो इसके बाद डिफाइन करते हैं, पहले लिखते हैं M को, तो M इज अ मोलैलिटी, नाउ इज क्लियर। सो KF क्या है, अगर हम KF की बात करें तो KF है क्या चीज, देखो, जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या चीज है, इसको डिफाइन करने के लिए आता है कभी कभी। व्हाट इज दिस, डिफाइन इट भाई, डिफाइन करो KF को। भैया KF क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल KF, डेल्टा TF इज इक्वल KF व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल 1 मोल। इट मींस कि अगर हम मोलैलिटी को 1 मोल ले लें, अमाउंट फिक्स करते हैं, यूनिटी ले लें, व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल 1 मोल, देन द डेल्टा TF इज इक्वल KF। भैया अगर हम मोलैलिटी को 1 मोल ले लें
तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा उसी को हम बोल देते हैं के एफ, उसी को हम क्या बोल देते हैं, के एफ बोल देते हैं। अगर मैं इसी को लैंग्वेज लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड depression in freezing point produced when 1 mole of solute added in 1 kg of solvent। भाई कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस हुआ एक मोल को सॉल्यूट को जब हमने 1 kg सॉल्वेंट में ऐड किया। सपोज ये सॉल्वेंट लिया मैंने और ये कितना है 1 kg सॉल्वेंट ले लिया मैंने, तो 1 kg सॉल्वेंट पे मैंने क्या ऐड किया, इसमें मैंने 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया। 1 मोल क्या डाला, सॉल्यूट डाला। तो किसी 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट को ऐड करने पर कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया, यानी कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हुआ, कितना उसका हिमांक अवनमन हुआ। ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट को किसी 1 kg विलायक में डालने पर जो हिमांक में अवनमन हुआ उसी को हम बोल देते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ। इज इट क्लियर? अभी क्लियर होगी ना बातें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहां से। देखो हमने क्या बोला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल 1 मोल। अगर हम मोलैलिटी को कांस्टेंट मान लें, यूनिटी मान लें, 1 मोल ले लें, तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के इक्वल हो जाएगा। अब के एफ क्या चीज है भैया, जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा उतना ही, उसी को तो हम के एफ बोल देंगे। ठीक है, लेकिन कब वो डिप्रेशन आएगा, जब हम 1 मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो किसी सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में जब हम 1 मोल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो तब जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, दिस इज कॉल्ड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एज वेल एज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एज वेल एज द डिप्रेशन कांस्टेंट। राइट, ठीक है। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि अब इसको समझाने की जरूरत है। मिटोल दें, ठीक है। फॉर्मूले को खोलते हैं और केएफ की यूनिट की बात करते हैं। चलिए, तो इतनी तो हमने बात कर ली, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात हमने कर ली सर जी। चलो केएफ की यूनिट देखते हैं। केएफ की यूनिट क्या होगी, जिसको हमने बोल दिया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, देखो यूनिट देखो इसकी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ डॉट मोलैलिटी। सो मोलैलिटी को हम लिखते हैं भाई, के एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई मोलैलिटी हो जाएगा। तो के एफ इज इक्वल हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं केल्विन। इसको हम क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं भाई। डेल्टा टी एफ को हम किस में, टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे, केल्विन में। ऐसा यूनिट होती है केल्विन उसकी। और मोलैलिटी को हम लिखते हैं मोल पर केजी, यही तो लिखेंगे भाई। मोलैलिटी क्या होती है, ऊपर से मोल आते हैं, नीचे क्या आते हैं, सॉल्वेंट का मास आता है। तो मास को हम लिखेंगे केजी में और मोल को मोल लिखते हैं। तो केजी को ऊपर शिफ्ट करो तो के एफ इज इक्वल केल्विन केजी पर मोल, या इसको लिख दो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, इज इट क्लियर हो गया। मोलैलिटी के एफ की यूनिट क्या हो गई, क्लियर हो गया। क्या लिखने वाले हम लोग, ये लिखेंगे। अब थोड़ी सी इसकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। देखो वैल्यूज में हम लोग केएफ की वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ केएफ। देखो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है कि आपको वैल्यूज दी रहती हैं, गिवन होती हैं, राइट। अगर नहीं गिवन होगी तो हम लोग ये वैल्यूज याद रख लेंगे। देखो यहां पर मैं कुछ सॉल्वेंट लिख रहा हूं और उनके केएफ लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको H2O दिया हो और H2O का आपको केएफ नहीं पता, इनकेस मान लिया होता है, कभी कभी नहीं पता होता है, तो हम लोग कितना लेंगे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। क्लियर हो गया। दूसरा, सपोज बेंजीन दिया हो अपने को सॉल्वेंट, ये मोस्ट सबसे ज्यादा जो दिए रहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं अपने पास सॉल्वेंट, जिनको देता है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो वो यही होते हैं अपने पास। बेंजीन का होता है 5.12 पर मोल। ऐसे हम लोग एसिटिक एसिड का लिख सकते हैं। ठीक है, CH3COOH जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसका 3.90
केल्विन केजी पर मोल। ऐसे हम लोग कैम्फर का लिख सकते हैं 40 होता है, कैम्फर का कितना होता है 40 केल्विन केजी पर मोल। यार मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज बता रहा हूं आप लोगों को, कैम्फर का भी बता दिया मैंने, देखो कपूर का। तो कैम्फर 40 केल्विन केजी पर मोल। सो नाउ क्लियर, केएफ क्लियर हो गया। कैसे हम लोग केएफ की वैल्यू गिवन होंगी, केएफ की वैल्यूज इन केस में बता रहा हूं आप लोगों को 1% की अगर गिवन ना हो तो आप लोगों को कैसे रखनी है वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फॉर्मूला इसका बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला कैसे कंटेन करेंगे देखो जरा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल केएफ डॉट मोलैलिटी, यही तो हमने कहा था। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल केएफ डॉट मोलैलिटी होता है WB बाई MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाई WA एंड इन केजी। केजी में दिया नहीं होगा, अगर आपको ग्राम में दिया है तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल केएफ, 1000 ऊपर आ गया, MB नीचे चला गया, तो इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA इंटू MB, ठीक। यह हो गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। तो डेल्टा टीबी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इन शॉर्ट हम फॉर्मूला रखना चाहें तो यह भी एक फॉर्मूला है उसमें से, ठीक है। यहां पर केएफ टीएफ तो आपको, डेल्टा टीएफ तो आपको पता है, डेल्टा टीएफ क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा अपने पास क्या आता है, दूसरा अपने पास है केएफ, और केएफ को हम क्या लिखते हैं, केएफ को हम लोग लिखते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर बोल दो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्या बचा अपने पास WB, WB होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, थोड़ा इंक भर लेते हैं। WB दिस इज मास, बोल लो मास ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, KF बच गया, आपको पता ही है KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो मैं ये वाला नाम इसलिए लिख रहा हूं ना, मैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये वाला नाम थोड़ा सा याद नहीं रहता बच्चों को, तो इसलिए मैं बार बार क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ही लिखता हूं। राइट नाउ क्लियर। चलो अगर मेरे को यहां से दूसरा फॉर्मूला कंटेन करना हो, देखो 3 सवाल यहां से पूछता है, 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। एक तो बनता है कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालो, दूसरा बनता है कि उसका सॉल्यूट का वेट पूछता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और तीसरा पूछता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पूछता है। तो डेल्टा टीएफ हमने क्या निकाला, देखो ये फॉर्मूला था अपने पास। अगर मुझे यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो WB बराबर क्या हो जाएगा, WB इज इक्वल, ये वैल्यू सब ऊपर आ जाएंगी, तो डेल्टा टीएफ इंटू WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई KF इंटू 1000। ये बन गया मास ऑफ सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का फॉर्मूला। मास बोलो या फिर वेट बोल लो, ठीक है। कैसे मैं सॉल्यूट का वेट निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल डेल्टा टीएफ इंटू WA इंटू MB डिवाइडेड बाई KF इंटू 1000। नाउ अगर मुझे मोलर मास निकालना हो सॉल्यूट का MB, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, या तो मोलर मास पूछेगा या वेट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा या डेल्टा TF पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहां से, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा भाई ये सारी वैल्यूज डिवाइड में रहेंगी और ये वैल्यू से ऊपर ही रहेंगी, तो KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हाउ मच, डेल्टा TF नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा TF इंटू WA, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गारंटेड मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, इसके अलावा 3 क्वेश्चन में से, 3 न्यूमेरिकल में से चौथा न्यूमेरिकल यहां से अगर बनेगा
तो मेरे चैनल पे आके कमेंट मार देना साहब तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बन गया। नहीं बनेगा भाई, डेल्टा टीएफ पूछेगा, ठीक है। हाँ, मैं इसके बाद तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं। चलो मैं इसको इरेज करते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। हटा दें इसको, मिटोल दें। चलो नोट कर लो फट जल्दी से, जल्दी जल्दी से नोट करोगे बच्चा लोग। ओके सर, हमने नोट कर लिया। ओके, मिटोल देते हैं फिर। चलो समझ में आ गया। 3-4 फॉर्मूले पूछेगा और एक फॉर्मूला ये भी आपसे पूछता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दी ना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये तो बता ही दिया भाई। सपोज करो कभी कभी आपसे सॉल्यूशन का क्या पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा। अगर सॉल्यूशन का पूछेगा तो सबसे पहले आप टीएफ निकालोगे, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ में से इसको माइनस कर दोगे, फिर ये निकल जाएगा आराम से आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हटा दें। चलो हो। आज का लेक्चर बहुत ही सुनहरा था, बहुत ही अच्छा था सर, मजा आया। लेकिन थोड़ा सा कम कम गाना नहीं सुनाया आपने आज। गाना नहीं सुनाएंगे यार हम, आप नहीं सुनाएंगे, बहुत गंदे आप लोग, सपोर्ट नहीं करते यार, ठीक है। चलो क्लियर हो गई यहां तक की बातें। अभी कुछ न्यूमेरिकल उठा लें, ठीक। अच्छा मैं आपको एक ग्राफ से एक और चीज थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से देखो। हमने एक चीज यहां से नोटिस करी, क्या? ये था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये था सॉल्यूशंस का, और ये था सॉलिड स्टेट का। यानी कि ये दोनों लिक्विड के थे और ये ऊपर वाला जो शार्प एकदम से गया ऊपर, ये सॉलिड का था। तो यहां वेपर प्रेशर और यहां टेम्परेचर। क्या एक चीज नोट करी आप लोगों ने, हमने बोला था कि इसको हमने बोल दिया था क्या, इसको हमने बोला टी एफ नॉट और इसको हमने बोला था क्या, टी एफ। तो हमने बोला था यहां से कि इन दोनों के बीच के गैप को बोल देंगे डेल्टा टी एफ, बोल देंगे। बात समझ में आ गई। यहां पर ये जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम क्या बोलते थे, पी नॉट, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है। और यहां पे क्या बोलेंगे भाई, पी एस, क्योंकि ये सॉल्यूशंस का है। यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशंस का होगा, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, पी एस। और यहां पे जो निकल गया सॉल्वेंट का, इसको हम लिखते हैं पी नॉट। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये उनके लिए है जिनको समझना है। जिनको नहीं पढ़ना है, ज्यादा एकेडमिक लेवल का ही पढ़ना है तो पीछे तक सही है, सीमित रहें। ये थोड़ा सा एडवांस आपको अगर चाहें तो अपना दिमाग लगा सकते हैं यहां तक, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीएफ हो जाएगा, सेम एज इट इज जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। कैसे हो जाएगा भाई, ये गैप जितना बढ़ेगा भाई ये भी तो उतना बढ़ेगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेल्टा टीएफ के। जितना डेल्टा टीएफ यानी कि इन दोनों के बीच का ये चेंज जितना बढ़ेगा, तो पी नॉट माइनस पी एस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये गैप भी तो बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना मेरी, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद यहां से फॉर्मूले को हम एज यूजुअल वैसे ही कंटेन कर सकते हैं जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। तो जरूरी नहीं है मैं उतना बताऊं आप लोगों को, आप लोग कर सकते हैं यहां से आके, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास पी नॉट माइनस पी एस। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, आरएलवीपी। आरएलवीपी, ये आरएलवीपी है। जब किसी से रिलेट करोगे, किसी के सापेक्ष लिखोगे, तो मैंने यहां सॉल्वेंट से रिलेट कर दिया इसको, सॉल्वेंट के टर्म में लिख दिया इसको। तो सॉल्वेंट के टर्म में लिखा तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। दिस इज कॉल्ड द आरएलवीपी एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस वन इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमेशा याद रखना इस चीज को। दिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आरएलवीपी है, ठीक है। जब किसी के टर्म में, किसी के टर्म में उसको लिखते हैं, चाहे हम सॉल्वेंट के टर्म पे लिखें या फिर हम उसको सॉल्यूशन के टर्म में लिखें। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए बाई एम बी। राइट नाउ क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहां पर सॉरी एम ए हो जाएगा यहां पर, ठीक। ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर हम लोग क्या करते थे, एम ए को हम लोग कांस्टेंट लेते थे। मतलब जो सॉल्वेंट का मोलर मास होगा उन्होंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो अब बताओ क्या होता था, क्या लिखते थे हम यहां पर, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ग्राम में ले रहा हूं तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता था, ग्राम केजी में होता है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए
इंटू एम बी हो गया। अब मैं इसको साइन को हटा दूं तो मैं यहां पर इक्वल के एफ लिख सकता हूं। तो यही तो फॉर्मूला हमने कंटेन किया था, वहां से भी यही फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, डेल्टा टी एफ का। चाहो तो चेक कर लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो अगर आपसे पूछता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से, यू डोंट वरी, ठीक है। चलो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। कुछ मैंने न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, कुछ छोटे छोटे से इसके, ठीक है, कुछ अच्छे भी कराऊंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो पहला जो अपने पास है, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं बेसिक से उठा रहा हूं एक, ठीक। व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, दिस इज अ इथाइल अल्कोहल, और मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम्ड एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह अज्यूम करो आप अभी। वैसे तो ये वोलेटाइल होता है, वैसे तो वोलेटाइल होता है अल्कोहल, नो प्रॉब्लम, वोलेटाइल होगा ही नेचर में, लेकिन यहां पर अज्यूम करो एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां पर क्या अज्यूम करना है, एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह अज्यूम करना है। तो हमने क्या बोला, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH अज्यूम्ड एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 1 kg H2O। याद रखना 1 kg मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इट इज फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक, क्लियर हो गया। अब दो पॉइंट हमको यहां से दिए हुए हैं। पहला हमको दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर H2O, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस, पहला पॉइंट गिवन ये है। और दूसरा दिया हुआ है अपने को, KF की वैल्यू दी है वाटर की, KF फॉर वाटर, ये तो हमको पता ही है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, कुछ गलती देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार और। What amount of C2H5OH ethyl alcohol assumed as a non-volatile solute must be dissolved or added in 1 kg of H2O? It is freezes at -2 degrees Celsius. The given values are freezing point of pure H2O is 0 degree Celsius. We all know that the value of freezing point of H2O. ठीक है, KF for the H2O this is 1.86 Kelvin kg per mole. It means KF means हमको दिया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट मींस कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। So molar depression constant value of water is 1.86 Kelvin kg per mole. Right now, अब हमको इस क्वेश्चन में करना है क्या बोल रहा है हमको कि आपने 1 kg सॉल्वेंट लिया है। मैंने क्या किया, 1 kg सॉल्वेंट लिया, H2O ले लिया मैंने, ठीक है, सॉल्वेंट। इसके अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया है, इसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है, क्या डिसॉल्व किया है रे बाबा, हमने C2H5 डिसॉल्व किया है, C2H5OH डिसॉल्व किया है। कितना डिसॉल्व किया है यही तो बताना है। सपोज x डिसॉल्व किया है, x ग्राम, कितना किया है, सपोज x ग्राम हमने डिसॉल्व किया है। तो जब हमने इसमें x ग्राम C2H5OH डाला 1 kg H2O में, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, क्या बोल रहा है, इट इज फ्रीजेज एट -2 डिग्री, यानी कि डेल्टा TF दिया है इसका, तो चेंज कितना आया, बोल रहा है कि डेल्टा TF इज इक्वल -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब अमाउंट निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल, लड्डू सा क्वेश्चन है, KF डॉट मोलैलिटी, लड्डू सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो डेल्टा TF, और कुछ दिया हमको, और कुछ नहीं दिया अपने को, देखो इसके अलावा अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, और इसके अलावा अपने को और कुछ दिया नहीं है इसके अंदर। सो याद रखिएगा, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं दिया हुआ है, बस हो गया। तो डेल्टा TF इज इक्वल KF डॉट मोलैलिटी। डेल्टा TF हमने को दिया है कितना, कितना दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल KF कितना 1.86 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी में होता है WB बाई MB डिवाइडेड बाई WA इन kg, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल 1.86 इंटू WB तो निकालना है, तो क्या मान लो, x मान लो,
अब MB चाहिए अपने को, C2H5OH सॉल्यूट दिया हुआ है C2H5OH, कार्बन का होता है 12 × 24 प्लस 5 हो गया 6 और प्लस 16, ठीक है, तो 24 6 20 30 और 6 46 आ गया 46। तो मोलर मास कितना आया C2H5OH का 46, तो डिवाइडेड बाई 46, ऑल्सो डिवाइडेड बाई WA इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, हाउ मच 1 kg। सो लिखो या मत लिखो, लेकिन मैं तो लिखूंगा ना, ठीक है, अब मैं टीचर तो मुझे लिखना पड़ेगा। सो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो x इज इक्वल ऑलमोस्ट जो आपकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके आएगी वो निकल के आएगी, यहां से जो आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे ना वो अप्रॉक्स जो आपका आंसर आएगा वो 50 के अप्रॉक्स आएगा, तो आप लोग निकाल लेना इसको 50 ग्राम के अप्रॉक्स। तो आंसर जो निकल के आएगा वो 50 ग्राम के अप्रॉक्स निकल के आएगा, 50 ग्राम 50 ग्राम। बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने इसमें, कुछ किया हमने इसमें, डेल्टा TF हमको दिया हुआ था, KF दिया था, WV निकालना था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने x मान लिया, मोलर मास ऑफ हमको पता है मोलर मास 46 निकाल लेते हैं हम लोग, WA इन kg नहीं भी दिया था kg में तो डिवाइड कर लेते 1000 से, तो हो जाता अपने पास, कैलकुलेशन आपको करनी है तो आंसर विल बी 50 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो लड्डू सा था, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था अपने को। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं NCERT से उठा लेता हूं, एक और NCERT से उठा लेते हैं, और NCERT का जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लाजवाब है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बस हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लंबा है उतना आंसर नहीं है लंबा इसका, ठीक है, ये याद रखना है इसका भी। 5% ऑफ केन शुगर, सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर, 5% ऑफ केन शुगर बाई मास हैज freezing point has freezing point 271 Kelvin. Find out the freezing point of 5% glucose C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बाई मास इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर H2O इज 273.15 केल्विन और KF दिया है अपने को 1.86 किलो केजी पर मोल, सॉरी केल्विन केजी पर मोल, सॉरी फॉर दैट, केल्विन केजी पर मोल। ये है भाई सवाल आप, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें जरा एक चीज देखो, गौर करो, 5% ऑफ केन शुगर बाई मास लिखा हुआ है, तो 5% केन शुगर बाई मास, इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यह होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने क्या ले लिया, 5 ग्राम केन शुगर ले लिया, यानी कि सुक्रोज ले लिया, राइट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज याद रखना, इसी को हम लोग अगर हम यहां पर बाई मास की जगह बाई वॉल्यूम कर देते, बाई मास की जगह बाई वॉल्यूम लिखा होता तो क्या होता फिर, ये 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो जाता। फिर 100 ml सॉल्यूशन में हम लोग 5 ग्राम केन शुगर की बात करते, लेकिन बाई मास दिया हुआ है तो हम लोग बात करेंगे, बाई मास दिया हुआ है तो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के ग्राम, सॉल्यूशन को ग्राम में, ठीक है। अगर यहीं पर हमको क्या दिया होता, यहीं पर हमको वैल्यू दी होती ml में, तो हम यहां पर बात करते किसकी, बात करते हम लोग वॉल्यूम की। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी कि 5% केन शुगर है 100% सॉल्यूशंस के अंदर, यानी कि 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, हमको 2 सोल्यूट गिवन है, एक दिया हुआ है केन शुगर, दूसरा दिया हुआ है ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं TF। तो डेल्टा TF इज इक्वल
के एफ डॉट मोलैलिटी। सबसे पहले हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इतना छोड़ दो, पहले इसको लिखते हैं ऊपर वाले को। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, 5% ऑफ केन शुगर बाय मास हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको दिया हुआ है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ मोलैलिटी, ठीक है। रखो डेल्टा टी एफ को तो ऐसे ही रहने दो, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल डेल्टा टी एफ, के एफ को भी ऐसे रहने दो, के एफ इज इक्वल के एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रहने दो यहां पर। उसके बाद डॉट डब्ल्यू बी बाई एम बी एंड डब्ल्यू ए इन के जी, इसको भी ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी छोड़ दो। इस वाली वैल्यू को पुट कर दो, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ डॉट, ये कितना डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 5 ग्राम डिवाइडेड बाई सुक्रोज का कितना होता है भाई 342 होता है, केन शुगर इसको हम बोलते हैं C12H22O11, अगर सुक्रोज का निकालोगे तो कितना आएगा 342, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक 342 निकालना आप लोग, देखो इतना डिवाइडेड बाई WA इन kg, ये तो दिया नहीं है ना हमको। अच्छा निकाल सकते हैं हम लोग तो इसको, WA को निकाल लेंगे भाई। अच्छा 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, 5 ग्राम उसमें क्या है सॉल्यूट है, तो बचा कितना 95 ग्राम, तो 95 बाई 1000 हो जाएगा, ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर लोगे इसको। ये आ गया स्टेटमेंट, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अभी दूसरा लिखो, दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इतना, यानी कि सेम चीज डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ डॉट मोलैलिटी, ये हो जाएगा अपने पास। तो डेल्टा टी एफ को ऐसे रहने दो, कट जाएगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल डेल्टा टी एफ इंटू के एफ को भी ऐसे रहने दो। अब यहां से आ जाओ, यहां से अपने पास मोलैलिटी डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी डायरेक्ट लिख दें 5 ग्राम दिया हुआ है, सो 5 डिवाइडेड बाई 180 क्योंकि मोलर मास होता है इसका 180 डिवाइडेड बाई सेम एज इट इज 95 यहां भी हो जाएगा सॉल्वेंट का मास और डिवाइड बाई 1000। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, ठीक है, क्या लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या क्या कट जाएगा, देखो बचेगा क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या बचेगा देखो जरा। ये कट जाएगा के एफ कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, बात समझ में आ गया, ये पूरा कट जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा कट जाएगा के एफ। अब बचा क्या अपने पास, बचा क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल, क्या बचेगा यहां से जरा ध्यान से देखो, यहां से बचेगा 5/180 और यहां से बचेगा 95 जो बोल रहा हूं 5/342, तो ये भी कट गया आपस में। तो कितना बचा डेल्टा टी एफ इज इक्वल कितना आ गया, ये कितना आ गया अपने पास 180/342, ये कट उड़ा के आएगा अपने पास ऑलमोस्ट कितना, ये वैल्यू आएगी अपने पास 4 पॉइंट के समथिंग आएगी, ऑलमोस्ट मान सकते हैं 4.0 में लिख देता हूं इतना केल्विन, 4.0 केल्विन इतना ही आएगा काट कूट के अपने पास, ठीक हो गया। ये वैल्यू काट कूट कितनी आएगी 4.0 केल्विन के समथिंग, ठीक है। अब यहां से इसके बाद देखो जरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यही होता है, ठीक। अब हमको प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था ये, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल 273.15 केल्विन माइनस टी एफ, ये वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 4.0 केल्विन इज इक्वल 273.15 केल्विन माइनस टी एफ। तो टी एफ इक्वल यहां से आ जाएगा 269 पॉइंट के समथिंग इतना केल्विन, ठीक है, 269.0 कह लो या फिर आगे निकाल सकते हो वैल्यू को। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 269. टी एफ इज इक्वल 269.0 केल्विन, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये निकल गया डेल्टा टी एफ निकाला, सबसे पहले हमने डेल्टा टी एफ निकालने के बाद टी एफ निकाल दिया।
ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक, तो ऐसे ही आपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाने हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बता दें, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था, इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया था जिसमें 2 सॉल्यूट आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन लेना जरूरी है ताकि बच्चों को थोड़ा सा सॉल्यूशन सुन के मिल जाएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, है ना, और आप लोग अपना प्यार भी देंगे। अभी स्टार्टअप है, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, इम्प्रूव होते रहेगा। ठीक, और बाकी साउंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, है, ठीक है। तो सपोर्ट करें आप लोग, चैनल को शेयर भी करते रहें, और हमारा जो टारगेट होता है वो भी सेट होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपना खूब ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कोविड-19 से बचें और दूसरों को भी बचाने के लिए सहयोग करें। और कोई भी आपके आसपास ऐसे इंसान जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी भी हेल्प करते रहें, उनकी भी देखभाल करते रहें। सिर्फ अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए। ठीक है, काम ये ज़िंदगी किसी दूसरे की आ पाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद के लिए तो सभी जीते हैं यार, कुत्ता भी अपने लिए ज़िंदगी जी लेता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।